नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। विपक्षी एकता का इम्तिहान का जब घड़ी आया तो विपक्षी एकता बनने से पहले ही बिखर गई। इतने दिनों का जो नीतीश कुमार का मेहनत था, उन तमाम मेहनत पे आज पानी फिरते हुए नजर आया। क्योंकि आज जो दृश्य सामने आया, उन दृश्यों को देखकर बीजेपी वाले मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे। क्योंकि अगर इस प्रकार का दृश्य रहा तो 2024 में बीजेपी के लिए तो पिछले बार की तुलना यानी 2019 से भी आसान हो जाएगा, और हो सकता है कि 2019 से भी अच्छी सीटों के साथ बीजेपी 2024 में वापसी करे। क्योंकि विपक्षी एकता में जो है अभी एकता नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष के सबके रास्ते अपने अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग इस महीने में कि जिन नेताओं पर नीतीश कुमार को एतबार है, अब कांग्रेस को उन नेताओं पे एतबार नहीं है, और जिन नेताओं पे कांग्रेस को एतबार है उन नेताओं को कांग्रेस पे एतबार नहीं है। आज हुआ क्या, कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत गई। कर्नाटक में कांग्रेस के जीत के साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का शपथ था और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही थी। पूरे देश नजर गड़ा के इसको देख रहा था कि कौन कौन विपक्ष के नेता जो है इसमें भाग लेने वाले हैं, और तब पूरे देश में यह मैसेज जाता कि देखिए विपक्षी एकता में कितना बल है और विपक्ष कितना संगठित है, और पूरे देश के वोटर को भी मैसेज जाता, पूरे देश में ये खबर होती। लेकिन जो है आज जो दृश्य सामने आया उसको देखकर पूरे देश में अब विपक्षी एकता की हंसी जो है मजाक उड़ने लगा है। विपक्ष के मंच पर विपक्ष को एक सूत्र में पिरोने वाले नीतीश कुमार तो पहुंचे, तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ पहुंचे, कांग्रेस के तो तमाम जो कांग्रेस शासित प्रदेश थे उनके मुख्यमंत्री तो थे ही, और साथ ही साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी थी, सोनिया गांधी उसमें शामिल नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी नज़र जो लोगों की टिकी हुई थी वो थी ममता बनर्जी पर, वो था अखिलेश यादव पर। लेकिन आश्चर्य लोगों को तब हुआ जब ममता बनर्जी तो इस कार्यक्रम में पहुंची ही नहीं। सब देखते रह गए लेकिन ममता बनर्जी कार्यक्रम में नहीं पहुंची। क्योंकि इन ममता बनर्जी से आपको याद होगा पिछले दिनों जब नीतीश कुमार विपक्षी एकता का मुहिम चला रहे थे तो ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन इसके बाद भी ममता बनर्जी अपने स्टैंड पर कायम हो दिख रही है। कौन सा स्टैंड? वो स्टैंड जो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी तो बीजेपी का टीआरपी है। अर्थात पहले भी ममता बनर्जी यह कह चुकी है और कई मौकों पर ये इच्छा जाहिर करते दिखती है कि वो कांग्रेस के साथ उनको पसंद नहीं है, और कांग्रेस की वो आलोचना करती हुई दिखती है। कई मौकों पर जो है वो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते, ऐसा उनके जो वक्तव्य रहता है, उनका जो स्टेटमेंट रहता है उससे दिखाई देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश से तो उससे भी बड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश से झटका ये लगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस मुहिम में नहीं पहुंचे। आपको याद होगा ना, नीतीश कुमार अखिलेश यादव से भी मिलने पहुंचे थे, और 2017 का उत्तर प्रदेश के विधानसभा में दो युवाओं का जोड़ी का एक वो चला था ना, जिसमें अखिलेश यादव और कांग्रेस की जोड़ी के साथ उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार ये जोड़ी जो है अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े हैं, और जैसा अभी लगता है अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। अब इन दोनों नेताओं के नहीं पहुंचने से जो है ये विपक्षी एकता को बहुत बड़ा झटका लगा। क्योंकि जिन नेताओं को निमंत्रण दिया गया था उन नेताओं में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी थी। अब अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के नहीं पहुंचने का मतलब समझ लीजिए। ममता बनर्जी के नहीं पहुंचने का मतलब है कि बंगाल में जो है सीधा टक्कर बीजेपी में, और जो है ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल में है। वहाँ कांग्रेस लगभग साफ है, जहाँ वहाँ जो है लेफ्ट पार्टी भी बहुत कमज़ोर है। तो इन दोनों में टक्कर है, और जब ममता बनर्जी इस विपक्षी एकता के मुहिम में शामिल नहीं हुई तो बंगाल तो ऐसे ही कांग्रेस के हाथों से निकल गया, इस विपक्षी एकता के मुहिम से निकल गया। और बंगाल में अगर ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ी तो फिर और मुश्किल बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सीधे टक्कर बीजेपी में और सपा में है, और सपा अध्यक्ष अगर इस विपक्षी एकता के मुहिम में नहीं आते हैं तो फिर ये विपक्षी एकता जो है बनाकर भी कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है 80 सीटें हैं, और इन 80 सीटों में जो है आप देख लीजिए उठा के तो बीजेपी तो लगभग सभी सीटों पे मजबूत है ही, लेकिन 80 सीटों में
कांग्रेस की जो है वोट बैंक बहुत कम है और तमाम जो है विपक्षी एकता का दारोमदार जो है वो अखिलेश यादव पर है। यानी अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश में इस कांग्रेस और नीतीश कुमार वाली विपक्षी एकता में अगर शामिल नहीं हुए तो ये विपक्षी एकता की पहले ही हवा निकल जाएगी। अच्छा, एक बात और समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है, अगर ऐसा भी सिनेरियो बना कि विपक्षी एकता के नाम पर ऐसा हो सकता है कि एक थर्ड फ्रंट बन जाए, अर्थात एक कांग्रेस रहे, एक बीजेपी रहे और एक तीसरा मोर्चा हो जाए। अब देखिए, जब एक कांग्रेस, एक बीजेपी और एक तीसरा मोर्चा भी बन गया और इसमें बंटवारा हो गया, तीसरा मोर्चा में कुछ चले गए कांग्रेस के खेमे में और कुछ आ गए जो है विपक्षी एकता का जो ये तीसरा मोर्चा बनेगा उस खेमे में, फिर भी बीजेपी के लिए अच्छा है, क्योंकि बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है वो तो है ही उनका, और इधर जो वोट बैंक विपक्ष वाला है, विपक्षी एकता वाले हैं, सेकुलर वोट है, वो ये वोट बैंक में, इन वोट बैंक में बिखराव होगा। तो कुल मिला के समझिए कि चाहे अभी जो दृश्य सामने आ रही है ये तो बीजेपी के लिए जो है दिन दुगनी और रात चौगुनी से जो खुश होने वाली बात है और बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। ऐसा अगर अभी के हिसाब से स्थिति रह गई तो बीजेपी 2024 में 2019 से भी अच्छा प्रदर्शन करते हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही आप समझ लीजिए, जिन नेताओं को निमंत्रण नहीं दिया गया वो नेता भी बड़ी खास है। उनमें से कौन है? उनमें से है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। अब इन नेताओं को देखिए, इन नेताओं की जिन राज्य में सरकार है वहाँ पहले से ही कांग्रेस जो है, कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर है और कांग्रेस जो है जो मुकाबला में कहीं दिखती नज़र नहीं आ रही है। और इन नेताओं के नहीं आने से जो है, अगर ये नेता कांग्रेस के साथ नहीं गए तो फिर देखिए कांग्रेस जो है अपने आप जो है उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। और विपक्षी एकता में चाहे नीतीश कुमार जो है जितना भी प्रयास कर रहे विपक्षी एकता को, जो वो बल, जो वो वोट बैंक संगठित होने वाली बात है वो नहीं हो पाएगा। अरविंद केजरीवाल यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। अरविंद केजरीवाल के बारे में जान लीजिए, अरविंद केजरीवाल से जब दिल्ली गए थे नीतीश कुमार तो अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की थी। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है, अरविंद केजरीवाल की पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, गुजरात में 10-15% वोट उसका जो वोट बैंक है अपना है। इसके अलावा भी देख लीजिए गोवा में उसका कुछ प्रतिशत वोट है। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कई राज्यों में कुछ ना कुछ उसका अपना जनाधार है। और अरविंद केजरीवाल अगर इस विपक्षी एकता के मुहिम से अलग हो जाते हैं तो फिर समझिए इस विपक्षी एकता में क्या बचेगा। ये जो है, जो विपक्षी एकता वाले वोट बैंक है ये दो भाग में बटेगा और उधर बीजेपी को सीधे डायरेक्ट लाभ मिलते हुए दिख रहा है। अभी नवीन पटनायक से भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार मिले थे और नवीन पटनायक ने, उड़ीसा में जो है कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की स्थिति बहुत मजबूत है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक अगर नहीं आएंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी राहुल गांधी या कांग्रेस के साथ तो समझिए उड़ीसा में क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उड़ीसा में जो है बीजेपी की स्थिति अच्छी हो जाएगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि देखा जाता है ना कि जहां जो है राज्यसभा चुनाव में वहां जो वोटर का मिजाज होता है ना वो क्षेत्रीय दलों की ओर अधिक देखा जाता है। कई जगह जहां बीजेपी मजबूत नहीं है वहां रहता है, लेकिन लोकसभा में वही वोटर जो है बीजेपी को वोट दे देती है। ऐसा जो है 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखा गया, क्योंकि लोकसभा में वोटर का सोचने का तरीका कुछ और होता है, विधानसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें भी जो वोटर की सोचने का जो तरीका होता है कुछ अलग होता है। अब नवीन पटनायक नहीं आए, केसीआर भी कुछ दिन पहले विपक्षी एकता को लेकर निकले थे और कई नेताओं से मुलाकात की थी। और केसीआर का जो है इसमें नहीं शामिल होना या केसीआर को कांग्रेस ने निमंत्रण नहीं देना कांग्रेस के लिए, ये भी विपक्षी एकता के लिए बड़ी मुश्किल होगा। ये वो तमाम नेता है जिनको कांग्रेस ने निमंत्रण ही नहीं दिया, जिनमें केसीआर है, जिनमें जगनमोहन रेड्डी है, जिनमें
जिनमें नवीन पटनायक है, जिनमें अरविंद केजरीवाल है, जिनमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती है। मायावती को निमंत्रण नहीं देना, यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और कमजोर हो जाए, क्योंकि दलित वोट जो है अभी भी मायावती के पास बहुत, दलित का जो अट्रैक्शन है दलित वोटरों का अभी भी मायावती है। और मायावती को निमंत्रण ना देना, ये दलित वोट जो है या तो बीजेपी की तरफ चले जाएंगे कुछ, और कुछ मायावती की जो अकेला बीएसपी चुनाव लड़ेगी तो उसके साथ आ जाएंगे। इससे बीजेपी ही मजबूत होगा। और बीजेपी का जैसा बताया जा रहा है कि मिशन है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में 72+ सीट जीतने का, उसमें बीजेपी सफल होते दिख रही है अभी के सिनेरियो से। इसके अलावा आप देख लीजिए तो जो लोग शामिल हुए वो कौन लोग थे, तो देखिएगा पहले उनके और कांग्रेस के विचारधारा एक ही है। उन कमों बेश अगर आप देख लीजिएगा इधर उधर करके तो उनका वोटर और कांग्रेस का वोटर एक ही है। आप देख लीजिए बिहार से कौन शामिल हुए, बिहार से जो है लालू यादव की पार्टी का जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हुए। अब तेजस्वी यादव का और कांग्रेस का वोट कोई अलग नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के वोट को ही जो है वोट को अपने पाले में कर लिए, कांग्रेस के वोट में ही सेंधमारी करके लालू यादव ने, बिहार में कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल कमजोर हो गई और लालू यादव की जो अपनी राजनीतिक विरासत थी या लालू यादव की जो राजनीतिक थी वो जो है सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ती गई। इसी तरह आप जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती देख लीजिए या फिर जो है फारूक अब्दुल्ला देख लीजिए, तो इन तमाम लोगों का जो वोट बैंक है वो कमोबेश कांग्रेस का जो वोट बैंक है, सेकुलर वोट बैंक मान लीजिए या अल्पसंख्यक वोट बैंक जिसको आप कह लीजिए, वो समान ही है। फिर आप महाराष्ट्र में एनसीपी का, शरद पवार का एनसीपी देख लीजिए, वो कांग्रेस से ही अलग हुए थे और उनका भी जो वही स्थिति है महाराष्ट्र में, वो कांग्रेस के वोट में ही सेंधमारी करके वो मजबूत हो गए। जैसे इन राज्यों में बीजेपी का जो अपना वैचारिक वोट बैंक था वो बीजेपी के साथ ही था। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे खुद इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, उन्होंने अपने नुमाइंदा को भेजा इस कार्यक्रम में, प्रियंका चतुर्वेदी को। अब ये भी समझने वाली बात है कि उद्धव ठाकरे के लिए जो है ये एक बड़ी ही दुविधा वाली स्थिति है। उद्धव ठाकरे का जो वोटर है वो जो है कांग्रेस के साथ जाना नहीं पसंद करेंगे और उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं ये चीज जानते हैं, इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी दुविधा वाली बात थी और इसीलिए उन्होंने खुद ना आकर अपनी प्रियंका चतुर्वेदी को उन्होंने भेजा और आगे वो आकलन करेंगे क्या स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि उद्धव ठाकरे का जो वोटर है वो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व मिजाज वाले वोटर है और हिंदुत्व मिजाज वाले जो वो वोटर है ना, वो कभी कांग्रेस जैसे पार्टी के साथ जाना पसंद नहीं करेगी। तो उद्धव ठाकरे के लिए भी मुश्किल है। इसीलिए विपक्षी एकता, अभी जब आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो विपक्षी एकता की हवा निकलती हुई दिख रही है। और आगे देखिए क्या क्या होता है विपक्षी एकता का 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते। अगर आपको हमारी जानकारी फिलहाल अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।